नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नरेंद्र मोदी ने 240 सीटें आए या 303 या 300 से ज्यादा या 350 से ज्यादा, कितनी भी सीटें आए, नरेंद्र मोदी ने ठान रखा है कि जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। और आज उसी कड़ी में बड़ा दिन है क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी के लिहाज से यह गेम चेंजर बिल है, जो देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सिर्फ मोदी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इसका बहुत भयंकर विरोध हो रहा है। जो लोग चाहते हैं कि पुराने जमाने में लौटकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो पुराने जमाने में जिस तरह से चुनाव होते थे एक साथ, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। आज ये बिल पेश हुआ तो क्या हुआ, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो के अंत तक जब सारा एनालिसिस हो जाएगा तो आपको ये बताऊंगा कि आखिर असल वजह क्या है, इस बिल में ऐसा क्या है जो ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस बिल का, इस सरकार के इस बिल का, वो आपको फैक्चुअली समझाऊंगा। लेकिन पहले आप जरा बता दीजिए, आप वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं यानी, जरा कमेंट करके बताइए ताकि सबको पता चले कि देश क्या सोचता है। पहले आज की बड़ी खबर आपको बता दूं, एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो गया। पहले पेश हुआ तो वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ कि भाई कम वोट गिन रहे हैं, ये हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि भाई काम कीजिए, पर्ची दे दीजिए। और उसके बाद वोटिंग हुई तो 269 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष के 198 वोट पड़े हैं। यानी विपक्ष ने इस बिल को जो रोकने का प्रयास किया वो कर नहीं पाया और वहां उसको मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बात, अब आप सुनिए कैसा कैसा लोग तर्क दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा यह मुसलमान विरोधी बिल है। मतलब देश में एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो मुसलमान का विरोध हो जाएगा। मतलब ये कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? मतलब ये लॉजिक तो मंगल ग्रह पे भी नहीं चलेगा बॉस कि मतलब देश में एक साथ चुनाव आएंगे, हो जाएंगे अगर राज्यों के और केंद्र के, तो मुसलमान को क्या कष्ट हो जाएगा भाई? बाकी किसी को कष्ट नहीं होगा, मुसलमान का विरोध हो जाएगा। गजब मुस्लिम वोट के लिए लोग करते हैं भाई, गजब, अति कर देते हैं, अलग लेवल पे चलेगा। और चूंकि कांग्रेस और इनकी लड़ाई चल रही है यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए संभल वाले मामले के बाद, तो अब ये सीधा इसको ले गए मुसलमान वाले वोट पर। आगे सुनिए, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई, उनके संजय सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अभी ये बिल ला रहे हैं, उसके बाद चुनाव ही खत्म कर देंगे। इस देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोल का दाम कम हो जाता है, डीजल का दाम कम हो जाता है, लोगों को राहत मिलती है। अब क्या है कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे। पेट्रोल 250 रुपए डीजल मिलने लगेगा, रुपए मिलने, और डीजल 200 रुपए मिलने लगेगा। इसलिए चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में डर बना रहता है। राजनेताओं के बीच ये चुनाव का डर ही खत्म हो जाएगा इसके बाद। अब आप देखिए कि ये कह रहे हैं, मतलब पब्लिक के मन में डाउट भर दो कि अरे यार, ये 5 साल में चुनाव होगा तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम ही कम नहीं होंगे। अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कौन सा 50 रुपए कम कर दिया पेट्रोल डीजल के दाम? पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर तय होते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार उसी के हिसाब से चलती है। कितने ऐसे चुनाव आए जो आकर चले गए लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए? और आप भी तो हर इलेक्शन के बीच में जो है वो कह देते हो, इलेक्शन आने वाला होता है तो कह देते हो यमुना साफ कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो क्या होगा फिर? आपको भी तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, वैसे ही अभी मिली हुई है। तो ये आम आदमी पार्टी का तर्क है। एक भाई साहब हैं मनीष तिवारी, ये कांग्रेस के सांसद हैं। इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना विधायी नियमों के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इसे वापस लिया जाए। ये मनीष तिवारी कह रहे हैं कि मतलब संविधान के खिलाफ है, एक साथ अगर देश में चुनाव हो जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूछा कि भाई क्या नेहरू असंवैधानिक थे? क्योंकि इस देश में 1952, 1957, 1962, 1967 के चुनाव, केंद्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। यानी जिन लोगों ने संविधान बनाया उनके सामने, उनके नजर के सामने एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होता था। तो अगर ये संविधान के खिलाफ था तो उस वक्त कैसे हो रहा था? 1967 तक कैसे होता रहा? वो तो बाद में इंदिरा गांधी की चली तो उन्होंने खत्म कर दिया एक तरीके से। तो ये इस तरह की बात है। अब एक बार जरा ओवैसी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं इसके पीछे की विरोध की असली वजह क्या है। The right to democratic self-government, which is part of Article 14(19), and if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure.
that such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the value of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. तो ओवैसी कह रहे हैं कि ये बिल, ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। भाई, जब पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म नहीं होती थी, तो और क्षेत्रीय पार्टियां कैसे खत्म हो जाएंगी, जरा समझाइए इसको। और दूसरा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ईगो मसाज के लिए आया है। नरेंद्र मोदी का ईगो मसाज होना होता तो क्या वो काम होता जिसके बारे में आज अमित शाह ने बताया है? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में होगी और के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। यानी अमित शाह ने खड़े होकर क्लियर कर दिया कि जब कैबिनेट के पास ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि इसको जेपीसी में भेज दीजिए, सदन में रखिए, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दीजिए, जिसमें अलग अलग दलों के लोग होते हैं, वो अपनी राय रखते हैं, सुझाव देते हैं कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या चेंजेस करने। यानी नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि सारे दल के लोग इसको लेकर चर्चा करें, पहले जेपीसी में चर्चा करें, फिर एक जो है और रिफाइंड बिल आए, उस पर सदन में चर्चा हो और उसके बाद देश में ये लागू। तो नरेंद्र मोदी के ईगो का प्रश्न क्या हो गया? नंबर तो था ही भाई, वो कहते कि भाई हम जो है उसको इसी तरह से करा लेंगे। आप देखिए ना भाई, जिस तरह से इस मुद्दे पर जब रामनाथ कोविंद समिति बनी तो 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी, उसमें से 32 ने समर्थन किया कि भाई ये इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 15 ने विरोध किया। जिन 15 ने विरोध किया उनके सांसदों की संख्या 205 है, वोट पड़े 198। 7 सांसद कहां गए पहले तो ये पता कीजिए। उसके बाद इन्होंने सिफारिश क्या की थी, सभी राज्य और विधानसभाओं का कार्यकाल कोविंद कमेटी ने कहा था कि भाई एक काम कीजिए, जो अभी सरकारें जहां जहां चल रही हैं उसको बढ़ा के 2029 तक कर दीजिए। 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसी में साथ में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। इसमें दिक्कत कहां है? एक्चुअली दिक्कत क्या है वो मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में बताऊंगा। आप भी कहेंगे कि वो बॉस ये है मामला, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि कहीं बीच में ही सरकार गिर गई तब क्या कीजिएगा? उसका भी प्रावधान क्या है वो आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो संविधान संशोधन बिल आया है उसके जरिए होगा क्या? एक तो अनुच्छेद 82A इसमें जोड़ा जाएगा ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सके। अनुच्छेद 83 इसमें जो है संसद के दोनों का सदनों का जो कार्यकाल होता है उसमें संशोधन किया जाएगा। और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है और अनुच्छेद 327 विधानसभा के चुनाव से जुड़े कानून बनाने में संसद की शक्ति में संशोधन किया जाएगा। बिल के जरिए प्रावधान क्या किया जाएगा, अब इसको सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल अपॉइंटेड डेट से 5 साल का होगा। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि अभी 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन मान लीजिए होता है और लोकसभा चल रही है, अब 2034 में अगला चुनाव होना है, इस बीच में मान लीजिए 2032 में कहीं पे सरकार गिर गई, विधानसभा जो है आपको भंग करनी पड़ी या सरकार वहां पे गिर गई, तो वहां चुनाव होगा। तो वहां चुनाव होगा तो वो 2032 में जो चुनाव होगा और उसमें जो सरकार बनेगी किसी राज्य में वो 2032 से 2034 तक के लिए होगी। ये इसमें प्रावधान है। और उसके बाद 2034 में फिर सबके साथ हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि 2032 में हुआ तो अब 2037 में होगा। यहीं से मामला गड़बड़ाता है जो 1967 में शुरू हुआ था
कि कुछ राज्य सरकारों में सरकारें गिरी, राज्य की सरकारें गिरी और उसके बाद जो रायता फैला वो फैलता ही चला गया। तो इसमें यह प्रावधान किया गया। तो इसमें इन लोगों को दिक्कत क्या है बॉस? आपको यह समझना चाहिए कि भाई सबसे बड़ी बात कि अभी हाल के दिनों में आपने कितने राज्यों में ऐसा सुना है कि वहां पे सरकार गिर गई? कितने राज्यों में? हाल फिलहाल में आपको एक महाराष्ट्र याद आएगा जहां पर सरकार जो है वो पलट गई, या एकाध इक्का दुक्का आपको उदाहरण नजर आएगा। तो भाई बीच में चुनाव होने की प्रक्रिया जो है वो वैसे भी अभी बहुत कम है। 5-5 साल के कार्यकाल पूरे हो ही रहे हैं लगभग हर राज्य में। तो अगर वो एक साथ भी चुनाव हो गए और 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? और बीच में जहां सरकार गिरती है, ये लोग कहते हैं बीजेपी मशीनरी का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके सरकारें गिरा देती है। तो फिर तो बीजेपी को नुकसान है कि वो बीच में मान लीजिए सरकार गिराएगी और उसके बाद 2 साल, 1 साल, 3 साल के लिए ही उसका कार्यकाल होगा, फिर नया चुनाव हो जाएगा। भाई अभी शिवसेना कह रही थी ना कि हम राज्य विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में बता देंगे कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। तो आपको उसके लिए इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे 5 साल पूरा होगा, मतलब जो टेन्योर पूरा होगा, आप उसमें जवाब दे दीजिए। तो बीजेपी अगर पैसे का खेल करके, मशीनरी का इस्तेमाल करके सरकारें गिरा देती है तो इसमें तो बीजेपी को चिंतित होना चाहिए कि मैं एक तो गिराऊंगा सरकार और उसके बाद जो है वहां पर 2 साल के लिए, 1 साल के लिए सरकार रहे। इसमें ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इनको तो खुश होना चाहिए कि भाई तुरंत आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। असली समस्या की जड़ कहां है आपको यह समझना चाहिए, क्योंकि असली समस्या की जड़ वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। कोई क्षेत्रीय दल खत्म नहीं होने वाला। भाई 5 साल के लिए अगर मान लीजिए टीडीपी की सरकार है तो टीडीपी कैसे खत्म हो जाएगी बीच में? भाई अभी भी 5 साल है, पहले भी 5 साल रहता, एक साथ चुनाव होना है, बस ये वाली बात है। तो इसमें दिक्कत इनको कहां आ रही है? भाई इनकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, पहली चीज, कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नया संसद भवन बना, सारे लोग लिख कर दिए हुए थे 2011 से कि भाई पुराना संसद भवन बहुत खतरनाक हो गया, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लिखने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि चलो मैं करके देता हूं, किया, विरोध कर रहे हैं, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, नया संसद भवन बन गया। लेकिन विरोध क्यों हुआ? क्योंकि मोदी ने किया। राम मंदिर, कौन बात का विरोध किए बॉस आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी के कार्यकाल में बन गया। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो देश में अच्छी हुई हैं, लेकिन ये लोग विरोध किस लिए करते हैं? कि भाई नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा, अभी ही आदमी नहीं हार रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन में इनकी सबसे बड़ी दुखती नब्ज क्या, अब मैं आपको वो बताता हूं। इनकी सबसे दुखती भी नब्ज है दरअसल ये कहानी, ये है कि रिपोर्ट कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आया तो भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन जीडीपी को बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा, महंगाई को घटा देगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। और ये सारी चीजें अगर हो गई तो ये लोग मोदी को हराएंगे कैसे? क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि अगर जो भाई बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, सरकारें जो है वो काम नहीं कर पाती, योजनाएं रुक जाती हैं, ऐसा कर करके कई बार ऐसा होने की वजह से, चुनाव की वजह से, मतलब देश में काम रुका रहता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप ड्यूटी पे लगाते हैं तो उससे काम प्रभावित होता है। इसकी वजह से अनुमान यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ है वो 1.5% का जंप आ जाएगा। और वो 1.5% का जंप आने का मतलब है कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए देश को फायदा होगा। और 4.5 लाख करोड़ रुपए का मतलब करीब करीब ये है कि जो आप हेल्थ केयर पे पैसा खर्च करते हैं, ऑलमोस्ट उसका आधा आप यहां से निकाल लेंगे, और जो एजुकेशन पे खर्च करते हैं उसका 1/3 यहां से निकाल लेंगे। तो अगर लोग ज्यादा पढ़ गए, स्वास्थ्य बेहतर हो गया, इकोनॉमी बेहतर हो गई, तो मोदी को हराएंगे कैसे? इनकी समस्या ये है। दूसरी बड़ी बात, ये रिपोर्ट कहती है कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो करीब 1% और कम हो जाएगी। भाई दुनिया वैसे ही महंगाई से बाप बाप की हुई है कोरोना के बाद, युद्ध के समय। नरेंद्र मोदी ने डबल डिजिट में महंगाई को जाने नहीं दिया, 5-6% के आसपास पकड़ के रखा हुआ है। अब उसमें 1% और गिर गया तो ये लोग कहां छाती पीटेंगे बॉस? करेंगे क्या? इनकी समस्या ये है। इनकी दूसरी बड़ी समस्या ये है, तीसरी बड़ी समस्या, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बाहर से आकर काम करते हैं, उनको बार बार जो है वो इधर से उधर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। उनका पैसा बच जाएगा, उनका पैसा बचेगा, उनकी स्थिति बेहतर होगी, तो फिर वो मोदी को वोट देंगे, तो मोदी को हराएंगे कैसे? और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बार बार सरकारें चेंज होती हैं, जो इन्वेस्टर है वो भी डरा रहता है कि पता नहीं ये सरकार गई, अगली आई, वो क्या करेगी नहीं करेगी। 5 साल वो भी निश्चिंत है कि इन्वेस्टमेंट करने पे कोई स्थिति में बदलाव नहीं आना है, तो भाई वो भी अपना बेहतर इन्वेस्टमेंट करेगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो अभी शेयर बाजार जो है वो रॉकेट बना हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई, मोदी रुकेंगे कैसे? इनकी समस्या की जड़ ये है बॉस।
नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन से इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। भाई 2027 में यूपी का चुनाव होना, वो अगर 2024 में मान लीजिए अभी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? अखिलेश यादव को तो और मोमेंटम मिलता। भाई आपने जो भी नैरेटिव फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका तो फायदा मिल जाता ना आपको। लोकसभा में मिला, वही साथ में यूपी में मिल जाता, आपकी तो यूपी में सरकार बन जाती, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन क्यों ये क्योंकि इनको पता है कि इस तरह का झूठा नैरेटिव बार बार चलेगा। और अगर ये हो गया, देश का पैसा बच गया, देश की विकास दर बढ़ गई, देश में विकास ज्यादा होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर डेवलपमेंट होने लगा, महंगाई घटने लग गई, लोगों का जीवन सुधरने लग गया, तो बॉस अभी मोदी नहीं हार रहे, उसके बाद हम करेंगे क्या? और 5 साल राहुल गांधी फिर करेंगे क्या? भाई अभी तो ये रहता है कि ये चुनाव में चलो खत्म हो गया मामला, अगले में हम विश्वास दिला देंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि हम अगले में, तुमको देखना अभी कैसे, अभी देखो अभी अगला मैच में हम क्या करेंगे। अब अगला मैच ही 5 साल बाद आना है। तो ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो कभी ईवीएम को कोसते हैं, कभी पत्रकार को कोसते हैं, कभी इसको कोसते हैं, कभी उसको कोसते हैं, वो करेंगे क्या? 5 साल में तो इनका कार्यकर्ता ही इनको खा जाएगा कि अब तुम्हारे चक्कर में हमको 5 साल बैठना पड़ेगा। ये लोग इस वजह से घबराए, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, देश का नुकसान करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। ये आपको मैं फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं। आपकी राय क्या है? ये सब सुनने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।